हाय दोस्तों। तो आज का हमारा जो अगला टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। तो जो मूल अधिकार हैं वो संविधान के जो भाग 3 है उसमें वर्णित है, जिसका अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। तो जो संविधान निर्माता थे उन्होंने जो मूल अधिकार लिया, ये मेनली जो अमेरिकी संविधान था वहाँ से इसको लिया। लेकिन हम आपको एक चीज़ बता दें कि आज जो भारत का जो संविधान है और जो भारत के संविधान में जो मूल अधिकारों की जो व्याख्याएं हैं या जितने अनुच्छेद हैं, जितने प्रकार के हमने मूल अधिकार दे रखे हैं, वो आज की डेट में अमेरिका के जो संविधान है मूल अधिकार है उससे भी बड़ा है या उससे भी व्यापक है। तो जो मूल अधिकार होते हैं इनका जो तात्पर्य है, जो राजनीतिक लोकतंत्र होती है उसकी आदर्श जो होते हैं उसके उन्नति से इसका तात्पर्य होता है। और जो देश में होते हैं अधिकार जो है मूल अधिकार, ये देश की जो व्यवस्था है, सुरक्षा है, नागरिकों की जो आज़ादी है उनको बनाए रखने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है दोस्तों। और इनको मूल अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है, जो कि राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है। ठीक है। इसको मूल इसलिए भी कहा जाता है, दूसरे शब्दों में बोले तो, क्योंकि जो व्यक्ति है उसके चहुमुखी जो विकास होते हैं, जो व्यक्ति का भौतिक, नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास है, ये उसके लिए भी आवश्यक है। ठीक है। तो इसमें एक जो संपत्ति का अधिकार था उसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। ठीक है। तो अभी जो मूल अधिकार हैं, वर्तमान में जो मूल अधिकार हैं उनमें हम पढ़ेंगे जैसे समता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 22 से लेकर स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार हैं वो अनुच्छेद 29 और 30 में दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों। तो जो मूल अधिकार हैं इनकी जो कुछ विशेषताएं हैं, तो मूल अधिकार की जो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये कुछ जो मूल अधिकार हैं वो जो नागरिक हैं, जो भारत के नागरिक हैं उनको प्राप्त हैं, और कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो सभी को प्राप्त हैं, चाहे वो भारत के नागरिक हो या ना हो। ठीक है। दूसरा है कि जो भारत के जो मूल अधिकार हैं ये असीमित नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये बिल्कुल अनलिमिटेड नहीं है, असीमित नहीं है, ये वाद योग्य हैं, अर्थात इन पे जो संसद है वो समयानुसार जो प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है। हालांकि आप इसके लिए न्यायालय जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन असीमित मूल अधिकार नहीं है भारत में। और जो मूल अधिकार हैं इसमें कुछ जो है नकारात्मक विशेषता वाले मूल अधिकार हैं, कुछ जो मूल अधिकार हैं वो सकारात्मक विशेषता वाले हैं। ठीक है। जो नकारात्मक वाले हैं वो राज्य को सीमित करते हैं, जबकि कुछ जो सकारात्मक वाले हैं वो व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा प्रदान करते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि जो मूल अधिकार हैं इनको उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा गारंटी प्रदान की जाती है। ठीक है। यानी कि जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है या कंसर्न उच्च न्यायालय में भी जा सकता है। ठीक है। और जो हमारे मूल अधिकार हैं ये अस्थाई नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसको संसद कटौती कमी कर सकती है, बढ़ा सकती है, संशोधित कर सकती है। ठीक है। तो इसके जो अनुच्छेद 12 है उसमें जो पहला अनुच्छेद 12 है मूल अधिकार का, उसमें राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है कि अनुच्छेद 12 में बताया गया है कि राज्य शब्द का जो प्रयोग है वो किस तरह से किया जाएगा, क्या होगा, और राज्य के अंतर्गत क्या चीज़ें आएंगी। तो कहने का तात्पर्य मतलब है कि जैसे हम कहीं पे स्टेट राज्य का अर्थ निकालते हैं, तो राज्य का मतलब केवल इंडिया राज्य नहीं है या जितनी सरकारी संस्थाएं हैं केवल वही राज्य नहीं है, बल्कि राज्य में वो सभी निकाय भी आते हैं जो कि वैधानिक हो, गैर संवैधानिक हो, जो भी हैं, और जितने भी नगर पालिकाएँ हैं, पंचायत हैं, जिला बोर्ड हैं। ठीक है। राज्य सरकार के जो जितने विधायी अंग हैं, काम कार्यालय हैं, विधानमंडल है, कार्यकारी विधायी अंग है, ठीक है, सारे चीज़ें राज्य के अंदर आती हैं। जैसे LIC है, ONGC है, सेल है, ये सभी भी एक राज्य का ही हिस्सा है। ठीक है दोस्तों।
और राज्य के अंतर्गत उन सभी चीज़ों को दिया गया है कि जितनी भी इकाइयाँ शामिल हैं, हमने बताया कि जितने भी ये सब शामिल, अगर कहीं भी आपके मूल अधिकार का हनन होता है तो आप उसके लिए न्यायालय में जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के अनुसार जो कोई भी निजी इकाई या एजेंसी है जो बतौर राज्य की संस्था की काम कर रही होती है, अनुच्छेद 12 के तहत वो भी राज्य के अर्थ में ही आती है। तो दोस्तों आप समझ गए, अर्थात जितनी भी निजी कंपनियां भी हैं या जो भी निजी इकाई है, एजेंसी है, सरकारी एजेंसी है, जितने भी पीएसयू हैं, जो कुछ भी हैं, सभी राज्य के अंतर्गत ही आते हैं। अर्थात मौलिक अधिकार के लिए ये सारी चीज़ें राज्य हैं। अगर आपका कहीं भी मौलिक अधिकार का हनन होता है, आप उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, अब ये तो अनुच्छेद 12 हो गया। अब अनुच्छेद 13 बोलता है कि अनुच्छेद जो 13 है कि मूल अधिकारों से अगर कोई चीज़ असंगत होती है, ठीक है, जैसे कि अगर कोई मूल अधिकार है, अगर कोई नया कानून बना और वो उससे अगर असंगत है, यानी कि उसको मेल नहीं करता है, दूसरे दोनों में विरोधाभास है, तो जो कानून बना जितना विरोधाभास है केवल उतना पोर्शन जो है वो मान्य नहीं होगा। यानी कि मूल अधिकार की न्यायिक समीक्षा होगी। उच्चतम न्यायालय जो है अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय जो है 226 को प्राप्त है। ठीक है, तो वो उस चीज़ को विधि के द्वारा, उल्लंघन होने पे विधि के द्वारा बताएंगे कि जितने पार्ट है वो गैर संवैधानिक होगा या अवैध घोषित हो जाएगा। ठीक है, तो जो अनुच्छेद 13 है वो बोलता है कि जो मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। मैंने जैसा कि आपको समझा दिया कि कोई भी ऐसा कानून जो कि मूल अधिकारों को अल्पीकरण करता है, उसको रोकता है, ठीक है, विरोधाभास है, तो उस पोर्शन को जो न्यायालय है न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत वो गैर संवैधानिक या अवैध घोषित किया जा सकता है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। ठीक है, अब अनुच्छेद 13 के जो अनुसार जो विधि है जो शून्य होंगी, विधि जो हमने बोला था कि विधियां शून्य होंगी, तो वो विधि जो वर्ड है वो किस रूप में प्रयुक्त किया गया है, तो आपको बता दें जितनी भी अस्थायी विधियां हैं संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा जो भी पारित होंगी, जितनी अस्थायी विधियां हैं जैसे जो राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश के द्वारा जारी होती हैं, ठीक है, या किसी कार्यपालिका के द्वारा जैसे अध्यादेश निकाला गया, उपविधि नियम बनाए गए, ठीक है, कोई अधिसूचना है, ठीक है, और किसी गैर विधायी स्रोत द्वारा भी अगर कोई विधि बनाई गई है जो कि रूढ़िवादी हो गई, जैसे प्रथा हो गया, जैसे कुछ भी है, तो उन सारी चीज़ों को अनुच्छेद 13 जो मूल अधिकारों से विरोधाभास होंगे या उनमें असंगति आएगी या अल्पीकरण करने के मूल अधिकारों की कोशिश की जाएगी, ये न्यायिक समीक्षा के दायरे में आएगा। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय उस पोर्शन को गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकता है। और ये बता दें कि जितनी भी चीज़ें हैं ये केवल विधान नहीं बल्कि मतलब किसी भी चीज़ से हो, किसी भी अदालत में, ठीक है, अगर अदालत में आप जाएंगे तो उसके मूल अधिकार को हनन के लिए, मूल अधिकारों के हनन के लिए चुनौती दी जा सकती है और उसको अवैध घोषित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम क्या करते हैं कि जो अनुच्छेद 14 है, 15, 16 ऐसे करके जितने 32 तक का अनुच्छेद हैं, बाकी हमने 12, 13 अनुच्छेद देख लिया। अब अनुच्छेद 14 को देखते हैं। तो अनुच्छेद जो 14 बोलता है कि विधि के समक्ष एवं विधियों का समान संरक्षण, यानी कि जो अनुच्छेद 14 है उसमें दो पार्ट है, जैसे दो पार्ट में अगर हम समझ सकते हैं। पहला बोलता है कि विधि के समक्ष समानता और दूसरा बोलता है विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, तो इसका कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो विधि है उसके समान समानता रहेगी, सभी समान रहेंगे। ठीक है, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी प्रकार से। ठीक है, और दूसरा जो बोलता है जो विधि है उनका समान संरक्षण दिया जाएगा, यानी कि जितने उनसे जो प्रभावित होने वाले दो लोग हैं उन दोनों को समान संरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद कहने का तात्पर्य है कि जो विधि के समान है उस विधि के समक्ष है सभी समान हैं, और जो ये कोई रूल विधियां हैं, जो कोई कानून है वो एक बराबर तरीके से ही लागू होगा।
ठीक है। इसमें अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, अधिकारी गैर अधिकारी, ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाएंगी, सभी बराबर रहेंगे। इसके अपवाद हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल, जो अपने कार्यकाल के दौरान उन पे ये नियम लागू नहीं होगा। अगला जो अनुच्छेद 15 है वो बोलता है कि धर्म, मूल, वंश, लिंग, जन्म के स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। यानी कि किसी व्यक्ति के जो धर्म है, मूल वंश है, उसका जो लिंग है और जन्म के स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 16 बोलता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ठीक है। यानी कि जितने भी लोक नियोजन है, जितने भी रोजगार अवसर प्रदान किए जाएंगे, जो भी किए जाएंगे, उसमें सभी को अवसर की समानता रहेगी। अनुच्छेद 17 बोलता है अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध। ठीक है। यानी कि जितने छुआछूत वाली जो समस्याएं थी उसका अंत कर दिया गया। ठीक है। अनुच्छेद 17 के द्वारा जो मूल अधिकार है कि इसके आधार पे कोई आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। अनुच्छेद जो 18 है वो बोलता है सेना या विधि संबंधी सम्मान के सिवाय जितने भी उपाधियां हैं, यानी कि जो पहले राय बहादुर, जंग बहादुर, अंग्रेजों के ज़माने में जो कई टाइप की उपाधियां दी जाती थी, सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया है। इससे क्या है कि समाज में मतलब भेदभाव फैलता है, तो समानता लाने के लिए सारी जितनी उपाधियां थी उन सबको समाप्त कर दिया गया है। अभी केवल जो सेना है और जो कोई विद्या संबंधी, जैसे कोई पीएचडी की डिग्री लेता है या कोई संस्कृत विद्यालय में या फिर आयुर्वेदा में कोई आचार्य की लेता है, प्राचार्य, तो इस टाइप की जो डिग्रियां जो संबंधी जो मतलब सम्मान है, या भी कोई किसी को पीवीएसएम, एवीएसएम मिलता है, विशिष्ट सेवा मेडल, ये सारी चीज़ें हैं, ये रख सकते हैं। इसके अलावा सेना और शिक्षा संबंधी बाकी किसी भी टाइप की जो उपाधियां थी उन सभी का अंत कर दिया गया है। तो धन्यवाद दोस्तों। तो हमने अभी इसमें नॉर्मल 14, 15, 16, 17, 18 अनुच्छेद जो भी है वो हमने इसके बारे में नॉर्मल चीज़ें पढ़ी हैं। इसके बारे में विस्तृत चीज़ें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम जो बाकी के जो मूल अधिकार हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।